प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्र काव्य के अंतर्गत विशेष रूप से पृथ्वीराज राष्ट्रों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि ग्रंथ पृथ्वीराज राष्ट्र है। प्रतिनिधि ग्रंथ यानी जिस रचना को देखकर उस काल की जो अन्य जो रचनाएं हैं उनकी सामान्य प्रवृत्तियों को हम निर्धारित कर सकें। तो पृथ्वीराज राष्ट्र भी राष्ट्र काव्य परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ यदि माना जाए तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज राष्ट्र को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य और इसके जो रचयिता है चंद्रबरदाई, इनको प्रथम महाकवि माना है। चंद्रबरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत सलाहकार, मित्र और राजकवि थे। वे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अतरंग सखा भी थे, उनके मित्र थे और उनके राज्य में राजकवि का उनको स्थान प्राप्त था। इनके आश्रय में रहकर इन्होंने पृथ्वीराज राष्ट्र की रचना की और न केवल काव्य रचना में ही सिद्धहस्त थे बल्कि युद्ध कौशल में भी वे निपुण थे। युद्ध के समय चंद्रबरदाई युद्ध कला में अपना हाथ आजमाते थे, साथ ही साथ वहाँ का सेना का जो मनोबल है उसको बढ़ाने का कार्य भी करते थे। तो चारण कवियों की ये विशेषता रही है, न केवल उन्होंने वीर गाथात्मक काव्य रचे हैं, युद्ध का न केवल साक्षात वर्णन किया है बल्कि स्वयं ने भी युद्ध में उन्होंने भाग लिया है। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई थी। कवि चंद्र के 4 पुत्र थे, इसमें चौथा पुत्र है जलन। जलन की यह चर्चा क्यों हुई उसको आगे दिखाया गया है। जिस समय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर गजनी ले गया तो उस समय चंद्रबरदाई भी उसके पीछे गए अपने राजा और अपने सखा को मुक्त करवाने के लिए, और अपने पुत्र जलन को अपनी जो रचना अधूरी रचना है पृथ्वीराज राष्ट्र वह सौंप के गए। और इसका जो साक्ष्य है, इसका जो प्रमाण है वह स्वयं पृथ्वीराज राष्ट्र की एक उक्ति भी है। ये प्रसिद्ध उक्ति है, पुस्तक जलन हत्त दे चली गज्जन नृपकाज। यानी अपने पुस्तक से तात्पर्य पृथ्वीराज राष्ट्र को, इस पुस्तक को अपने पुत्र जलन के हाथ में देके राज कार्य से चंद्रबरदाई गजनी की ओर प्रस्थान कर लेते हैं और बाद में जलन ने इस अधूरी रचना को पूर्ण किया। कुछ जो इसका जो अंश है पीछे छूट गया होगा और इसकी रचना उसके पुत्र ने की। पृथ्वीराज राष्ट्र के व्रत, मध्यम, लघु और लघुतम ये 4 संस्करण हैं। बड़ा संस्करण उससे छोटा, फिर
फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो कहने का आशय है कि इसके 4 संस्करण मिलते हैं, जिनको उनके आकार के आधार पर नाम दिया गया है। इन चारों संस्करणों को देखकर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है, और इसको लेकर विद्वानों में 3 वर्ग भी बन गए हैं। वैसे भी जो आदिकाल का जो रासो काव्य है वो अपनी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में विवादों का विषय रहा है। इसका कारण यह है कि रासो काव्य में, विशेषकर पृथ्वीराज रासो में जो वर्णित जो घटनाएं हैं, जो वर्णित जो तिथियां हैं, उनका जो मिलान है वो अन्य जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनसे इनका मिलान नहीं होता है। और दूसरा कारण ये है कि ये विकसनशील काव्य रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कवि का पुत्र भी उसमें संलग्न रहा है, उसके आने वाले आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इसको बनाने में संलग्न रही है। और इसी कारण से इनका जो मूल आकार है उसमें भी अभिवृद्धि होती रही है। तो इन्हीं कारणों से जो पृथ्वीराज रासो विशेषकर और अन्य रासो काव्य अपनी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में विवाद के विषय रहे हैं। इसके 3 वर्ग बन गए हैं। प्रथम, विद्वानों का एक वर्ग पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली और अप्रमाणिक रचना मानता है, जिसमें डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं। डॉक्टर बुलर ये अंग्रेज विद्वान थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद इनका संबंध राजस्थान से है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान है, मूल स्तंभ है। इन्होंने इस विद्वानों के इस वर्ग ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक रचना और जाली रचना माना है। विद्वानों का दूसरा जो वर्ग है वह प्रथम वर्ग के विपरीत पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानता है। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कन्नल टोड आदि विद्वान आते हैं। यानी कहने का आशय है कि इन विद्वानों ने इसको प्रमाणिक रचना माना है। विद्वानों का एक तीसरा वर्ग भी है जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। यानी कुछ अंश से उसको प्रमाणिक मानता है, कुछ जो अंश से उसको अप्रमाणिक मानता है। इस वर्ग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आदि विद्वान आते हैं। इन विद्वानों ने, विशेषकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इस रचना को, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता भले ही संदिग्ध हो, परंतु काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये बड़ा ही अनूठा और बेजोड़ ग्रंथ है। ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर इसकी प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, लेकिन केवल ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर इसकी प्रमाणिकता भले संदिग्ध हो जाए, परंतु साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्व या मूल्य किसी प्रकार से कम नहीं हो जाता है। और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए, काव्य की दृष्टि से देखा जाए, साहित्य की दृष्टि से यदि इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये बड़ा ही अनूठा और बेजोड़ ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है
और आदिकालीन काव्य में और राष्ट्र काव्य में तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है ही। रस की दृष्टि से इसमें श्रृंगार और वीर रस दोनों का ही सुंदर परिपाक हमें देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान और स्थानीय जो शासक थे भारत के उस समय, उनके साथ में उनका युद्ध हुआ और ऐसा भी कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ में इनका 18 बार युद्ध हुआ। तो कहने का आशय है कि उस समय युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसी कारण से वीर रस का परिपाक तो इसमें मिलता ही है। और अन्य जो राष्ट्र ग्रंथ है उनमें भी हमें देखने को मिलता है। और अन्य राष्ट्र ग्रंथों की तरह वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और श्रृंगार रस की दृष्टि से भी ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ये दोनों रस, कौन से रस? वीर रस और श्रृंगार रस, पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व के दो पहलुओं को उद्घाटित करते हैं। यानी पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व के दो पहलुओं के कारण ही जब वे योद्धा के रूप में होते हैं, युद्ध में संलग्न होते हैं, तो वहाँ पर वीर रस का वर्णन होता है। और जब वे विलासी जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ पर उनका जो जीवन है वह श्रृंगारमय हो जाता है। तो कवि की लेखनी भी श्रृंगार रस से परिपूर्ण हो जाती है। तो किस प्रकार से वीर रस और श्रृंगार रस पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व के दो पहलू है। वीर और श्रृंगार रस, दोनों रसों के पृष्ठभूमि में कौन है? नारी है। उसे पाने के लिए भी युद्ध होते हैं, अर्थात नारी को पाने के लिए भी युद्ध होता है। और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी, उनकी जो प्रेम कहानी और उसको पाने के लिए जो युद्ध होता है वह प्रसिद्ध है। तो नारी को पाने के लिए युद्ध होते थे और जब उसे एक बार पा लिया जाता था तो पा लेने पर जीवन का विलासी पक्ष अपनी पूरी रमणीयता के साथ में भी यहाँ पर उभरता है। प्रथमतः नारी को पाने के लिए युद्ध और उसको पाने के बाद में उसके साथ में जो विलासी जीवन बिताया जाता है, उसके जीवन का जो विलास पक्ष है वह दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रथम पक्ष में वीर रस देखने को मिलता है और दूसरे पक्ष में श्रृंगार पक्ष, श्रृंगार रस। युद्ध के वर्णन में जहाँ कवि शौर्य और वीरता के प्रदर्शन में अपने कलम की शक्ति दिखाता है, वहीं श्रृंगार रस के सरस वर्णन में भी अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देता है। वीर रस का वर्णन हो अथवा श्रृंगार रस का, कवि ने नैतिकता की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। यानी किसी प्रकार की अश्लीलता, नारी संबंधी विद्रूपता का वर्णन या फिर युद्ध में किसी प्रकार की विभत्सता का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, जिससे दोनों रसों का जो निर्वाह है, यानी वीर रस और श्रृंगार रस, उन दोनों रसों का निर्वाह संतुलित और सात्विक रूप से हुआ है। शहाबुद्दीन की सेना के साथ हुए पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि पृथ्वीराज के युद्ध कौशल के विशेषता बताते हुए कहते हैं, थकी रही शूर कौतिक गगन मगन भई श्रृणधर, खदी हरणे वीर जग्गे हुलस हुरडे रंगी नवरत वर। अर्थात पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल और वीरता को देखकर सूर्य भी स्तंभित होकर ठहर गया।
इस युद्ध में हुए नरसंहार से सारी धरती रक्त से भर गई। ऐसे युद्ध को देखकर वीर योद्धा उल्लास से भर उठे और उनके चेहरों पर प्रसन्नता से रक्त की लालिमा छा गई। तो यहाँ पर वीर रस का किस प्रकार से बड़ा ही ओजस्वी वर्णन हुआ है। इच्छिनी संयोगिता और शशिव्रता जो पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्ध रानियाँ रह चुकी हैं, उनके विवाह प्रसंगों में नायिका के सौंदर्य वर्णन में और इन रानियों के साथ में विवाह उपरांत प्रथम रति के दृश्यों में श्रृंगार रस का सरस वर्णन कवि ने किया है। कवि ने इच्छिनी जो उनकी रानी थी की सौंदर्य शोभा, प्रथम समागम की उमंग के साथ ही भय कंपन आदि का सुंदर वर्णन किया है। वह सर्वांग में काम भी की तंग रहते हुए भी प्रथम केली के समय ऐसे कांपती है जैसे मंद वायु के हल्के झकोरों से लता। यानी जब इच्छिनी पृथ्वीराज चौहान के साथ में अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करती है तो प्रणय की जो काम तरंग है उससे तो उसका जीवन उल्लसित है, साथ ही उसके जीवन में भय भी है, क्योंकि उस समय के जो सामंत जो युग था उसमें नारी का जीवन बड़ा ही कठिन था और बड़ा ही अनिश्चित भी था। इसलिए भय और प्रेम दोनों के जो आवेग है उन दोनों का वर्णन कवि तल्लीनता के साथ में करता है। वीर और श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों में जैसे करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस की भी इन्होंने सामयिक रचना की है। करुण रस में जिसमें करुणा शोक आदि का वर्णन होता है, रौद्र में एक भयंकर रूप का वर्णन होता है, विभत्स में घृणाति का वर्णन होता है। तो इन अन्य रसों का भी इसमें सम्यक रूप से हमें वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वीराज जब शशिव्रता को खींचकर घोड़े की पीठ पर बिठा लेता है तो उस समय प्रतिरोध के समय पृथ्वीराज में रौद्र, शशिव्रता में करुण और सामंतों में वीर, सखियों में हास्य, शत्रुओं में विभत्स और कमध्वज वीर चंद में भयानक रस एक साथ में दिखाई पड़ते हैं। यानी वीर रस और श्रृंगार रस ये दोनों रस तो अपने परिपाक पर यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही अन्य रसों का भी वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। अन्य रसों का संयोजन भी कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। वर्णन की दृष्टि से भी रासों का सौंदर्य वर्णन, रासों का जो सौंदर्य है वह बड़ा ही अतुलनीय है। यानी जो वस्तुओं का वर्णन, यानी जो जैसे मान लो पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ने के लिए, संयोगिता को पाने के लिए जब कन्नौज पर आक्रमण करते हैं तो कवि उस समय जो कन्नौज जो नगर है उसकी जो शोभा है उसका वर्णन करता है, वहाँ के बाग बगीचों का वर्णन करता है, वहाँ के नगर की जो वास्तुकला, शिल्पकला है, लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उसका वर्णन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें वस्तु वर्णन के अंतर्गत आती है। तो वस्तु वर्णन के दृष्टि से भी रासों का जो सौंदर्य है वो बड़ा ही अतुलनीय है। इसमें नगर, उपवन, वन, सेना, युद्ध के वर्णनों के अतिरिक्त ऋतु वर्णन, नक्षिक सौंदर्य का वर्णन भी अति सरस है। पृथ्वीराज रासों में युद्ध वर्णन के लिए डिंगल भाषा और श्रृंगार के वर्णन में पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल और पिंगल ये दो शब्द इनको समझ लेते हैं। राजस्थानी मिश्रित जो अपभ्रंश भाषा है वह डिंगल भाषा कहलाती है और ये भाषा वीर रस के वर्णन के लिए, युद्ध के वर्णन के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो जहाँ पर युद्ध के प्रसंग आए हैं वहाँ पर कवि ने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है और जो पिंगल जो भाषा है वह
अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा है। ब्रज और जो अपभ्रंश है उसका जो मिश्रण है उसे विद्वानों ने पिंगल भाषा कहा है, पिंगल कहा है। और यह श्रृंगार आदि के वर्णन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जहाँ पर श्रृंगार का वर्णन हुआ है वहाँ पर कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया है। यानी डिंगल और पिंगल, वीरस के वर्णन में डिंगल और श्रृंगार रस के वर्णन में पिंगल का वर्णन कवि ने किया है। रासो काव्य परंपरा में ये अद्वितीय ग्रंथ है और आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन, यदि हम आदिकाल की काव्य की जो प्रवृत्तियों का विवेचन करते हैं तो उसकी जो प्रतिनिधि जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसके आधार पर ही हम आदिकाल की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हैं। और आगे की कक्षा में हम आदिकाल की प्रवृत्तियों का विवेचन भी करेंगे, उनके बारे में उनको देखेंगे भी। तो इन सभी के आधार पर पृथ्वीराज रासो का जो महत्व है वह स्वतः सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।